बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने अवकल समीकरण अध्याय 9 का अध्ययन कर लिया है। आज एक नया चैप्टर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सदिश अदिश क्या होते हैं इनकी जानकारी लेंगे, दिष्ट रेखाखंड क्या होते हैं इनकी जानकारी लेंगे, दिक्कोजय क्या होती है इनकी जानकारी लेखें और सदिशों के प्रकार इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, दैनिक जीवन में अपन बात करते हैं कि अपन जब बस में सफ़र करते हैं तो अपन बात करते हैं कि बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, परंतु उसमें ये नहीं शामिल कि बस किस दिशा में जा रही है। और जब अपन बात करते हैं कि किसी की हाइट कितनी है, किसी चीज़ की लंबाई कितनी है, तो उसमें अपन बात करते हैं किसी की हाइट होगी 160 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। तो इसमें भी एक ही परिमाण मिलता है हमें, अर्थात एक ही मैग्नीट्यूड होता है। और अपन बात करते हैं क्रिकेट का खेल खेलते हैं या फुटबॉल का खेल खेलते हैं, तो उस समय अपन फुटबॉल की गेंद को इस प्रकार से किक मारना होता है कि बल के साथ साथ हमें उसको दिशा भी देनी पड़ती है ताकि वो गेंद बॉल गोल पोस्ट में चली जाए और अपना गोल हो जाए। ठीक इसी प्रकार से जब क्रिकेट का खेल खेलते हैं उस समय भी बैट्समैन को गेंद को इस प्रकार से मारना होता है कि वो गेंद फील्डर के हाथ में ना जा करके सीधा चौके पे या छक्के पे पहुंच जाए, अर्थात उसको भी देखना होता है कि बल के साथ साथ उसको कौन सी दिशा में मारना है ताकि उसकी गेंद चौका या छक्का दे दे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अपन बात करते हैं कि वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, तो इस प्रकार की राशियों को तो अपन अदिश राशियां कहते हैं अर्थात। और दूसरे प्रकार की वे राशियां जिसमें परिमाण हो अर्थात मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का भी बोध हो रहा हो, डायरेक्शन का भी बोध हो रहा हो, तो अपन उस प्रकार की राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। देखिएगा, अदिश राशियां ऐसी राशियां जिसमें केवल एक मान परिमाण, जो अपन बात कर चुके हैं, केवल एक परिमाण हो अर्थात मैग्नीट्यूड हो, जो एक वास्तविक संख्या होती है, जैसे कि 3 मीटर, तो ये केवल एक वास्तविक संख्या होगी। जैसे कि 10 सेंटीमीटर, तो इसमें केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगी। जो एक वास्तविक संख्या है, सम्मिलित है, ऐसी राशियों को अपन क्या कहते हैं? ऐसी राशियों को अपन अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, गति, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, कार्य, घन, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोध इत्यादि, ये सारी अदिश राशियां होती है। और इसके विपरीत वे राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो अर्थात डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का बोध हो रहा हो, इस प्रकार की राशियों को अपन सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो देखिएगा, वेक्टर ऐसी राशियां जिसमें मांसपेशियों की शक्ति परिमाण के साथ साथ, अपन बात कर चुके हैं, जैसे कि क्रिकेट का खेल हो या फुटबॉल का खेल हो, तो मांसपेशियों की शक्ति अर्थात फोर्स के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो, साथ साथ दिशा भी सम्मिलित हो, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि विस्थापन, इसमें क्या होता है? दूरी भी होती है और एक दिशा होती है। वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि, ये क्या होते हैं? सदिश राशियां होती है। तो एग्जाम में कई बार सीधा ही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है, जिसमें देगा विस्थापन, वेग, त्वरण और एक दे देगा तो दूसरा अदिश राशि का, तो बताइए इसमें अदिश राशि कौन सी है? तो ऐसे हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इनको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दिष्ट रेखा। तो यहाँ पे सदिश को कैसे निरूपण किया जाता है, कैसे उसको दर्शाया जाता है, कैसे उसको अभिव्यक्त किया जाता है, इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं अपने पास में कोई एल लंबाई की एक रेखा लेते हैं और उस रेखा की एक दिशा होती है, निश्चित दिशा दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं दिष्ट रेखा। एक एल लंबाई की रेखा लेते हैं, तो अपने पास दी हुई है, देखिए यहाँ पे ये एक लंबाई की रेखा है और इसमें तीर के निशान को दिखाया है, वो उसको दिशा को दिखाता है। तीर का जो चिन्ह है वो उसकी दिशा को बताता है। तो यहाँ पे भी देखो, एल लंबाई की एक रेखा है, यहाँ पे दिशा अप थी और यहाँ पे दिशा डाउन है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एल लंबाई की रेखा है जिसको हमने कंडीशन दे दी, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, जहाँ ए उसका है प्रारंभिक बिंदु और बी होता है उसका अंतिम बिंदु। अर्थात हमने
इस रेखाखंड, इस रेखा को एक बाउंडेशन दे दी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, जो ए है अपना प्रारंभिक बिंदु और बी है उसका अंतिम बिंदु। तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वो तो उसके बीच की दूरी कहलाती है, अर्थात वो तो हो जाएगा उसका परिमाण। और ये जो तीर का निशान है वो दिखा रहा है उसको दिशा को। तो ये हमारे पास में एक वेक्टर को दर्शाएगा जिसको अपन बात करेंगे ए बी, और ये तीर का निशान दिखाएगा उसकी दिशा को। तो ये सदिश रूप में जिसको बोलते हैं सदिश ए बी या वेक्टर ए बी, या इसको अपन दिखाएंगे स्मॉल ए से और यहाँ पे तीर का निशान इसके ऊपर। तो ये तो दिखाएगा उसके परिमाण को और ये तीर का निशान उसकी दिशा को, और परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वही हमारा सदिश होता है। तो इस प्रकार से हम सदिश को निरूपित करते हैं। एक रेखा ली जिसको बोल लिया रेखाखंड। अब देखिए उसमें हमने बाउंडेशन दे दी तो वो क्या कहलाएगी, दिष्ट रेखाखंड। तो एल लंबाई की रेखा ले ली, सरल रेखा जिसमें निश्चित दिशा होती है। ये दिशा इसकी अप है, इसकी दिशा डाउन है, जिसको हमने तीर की सहायता से दिखाया है। ये दिशा को दिखाता है। तो जिसमें दूरी, अब उसमें अपने कंडीशन दे दी कहाँ से कहाँ तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी वो तो उसका परिमाण हो जाएगा, और उसके तीर के निशान की सहायता से उसको दिखाया तो वो उसकी दिशा को दिखाएगा। और ये उसकी बीच की दूरी ए से बी, और ए है उसका प्रारंभिक बिंदु और बी है उसका अंतिम बिंदु। तो ये हमने कंडीशन दे दी। इसलिए अब बात करते हैं दिष्ट रेखाखंड की। दिष्ट रेखाखंड, एक दिष्ट रेखाखंड में परिमाण वह दिशा दोनों होते हैं। अभी अपने बात कर ली कि एक दिष्ट रेखाखंड में दूरी होती है वो उसके परिमाण को दिखाएगी, ऐसे ही तीर का निशान उसकी दिशा को दिखाएगा। तो ये उसकी दूरी और ये तीर का निशान उसकी दिशा, अर्थात दिशा और परिमाण दोनों है। तो दिष्ट रेखाखंड में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे अपन दिष्ट रेखाखंड कहते हैं। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं हम उसको सदिश राशि कहते हैं। अभी पता लग गया। अब देखिए, अब इसको दर्शाने का सिंबल क्या है, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अभी बात कर चुके हैं अपन, ए है उसका प्रारंभिक बिंदु और बी है उसका अंतिम बिंदु। तो ए से बी के बीच की दूरी वो तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका परिमाण। और तीर का निशान ये दिखाएगा कि वो ए से बी की तरफ है, या ऐसे लिखेंगे अपन बी से ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ जाना है, अर्थात तीर का निशान कहाँ हो जाएगा, बी से ए की तरफ है, और उसका परिमाण कहाँ है, परिमाण होगा बी ए की दूरी। ठीक है, जिसको अपन दिखाते हैं ए से। ये तो ऋणात्मक सदिश होगा जिसकी अपन बात करेंगे अभी आगे। ऋणात्मक सदिश, जो अभी सदिश के प्रकार पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल क्या है। तो ये ए बी सदिश से दिखाते हैं, या उसको ए लिख करके उसके ऊपर तीर का निशान, ये तीर का निशान दिखाता है उसकी दिशा को, और ये उसका परिमाण दिखाएगा। तो अपन सिंपल बात कर सकते हैं कि वेक्टर होता है कोई भी ए बी वेक्टर, जिसके अंदर दो चीज होगी, एक तो उसका परिमाण होगा अर्थात ये बीच की दूरी जिसको अपन बोलेंगे ए बी का मापांक, और इसके अंदर दिशा भी होती है। तो अपन इससे बात कर लेते हैं कि ये उसकी दिशा को दिखाएगा, ए बी कैप। तो ये तो उसका परिमाण है, और ये उसकी दिशा को दिखाता है, और ये दोनों मिलके ही क्या बनता है, एक वेक्टर बनता है, अर्थात ए बी वेक्टर, जिसका ए क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु, बी क्या है, उसका अंतिम बिंदु, और ये तीर का निशान उसकी दिशा को दिखाता है। और ए और बी के बीच की दूरी क्या है, उसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसकी दूरी है या लंबाई है, कुछ भी बोल देते हैं अपन, लंबाई है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तीर का निशान वो दिशा को दिखा रहा है कि ए से बी की तरफ है। तो ऐसे अपन वेक्टर को दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं स्थिति सदिश के पोजीशन वेक्टर की। और ये पोजीशन वेक्टर बार बार इस चैप्टर में काम में आने वाला, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि स्थिति सदिश क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए, हम लेते हैं अंतरिक्ष में एक बिंदु, अर्थात अंतरिक्ष की बात करते हैं तो 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें एक्स भी होगा, वाई एक्स भी होगा और जेड एक्स होगा। और एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स जहां तीनों मिलते हैं, तीनों एक जगह से ओरिजिन होते हैं, वो होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु
जिसके निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 0, अर्थात वहाँ पे x x y x z x से दूरियाँ क्या होती है, 0 होती है। और हमने एक बिंदु लिया P जिसके निर्देशांक है x y z। अब हमें बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, उसी को बोलते हैं अपन स्थिति सदिश। जिस यहाँ पे जिसको बात करते हैं, जैसे अभी बात की थी हमने ए बी, ये बिंदु A लिया था और ये बिंदु B लिया था, जिसको अपने वेक्टर के रूप में दर्शाया था ए बी वेक्टर। तो सेम यहाँ पे भी बात करते हैं स्थिति सदिश की, कहाँ से कहाँ तक है, O से लेकर के P तक है, तो इसको दर्शाएंगे OP वेक्टर, या अपन बोलेंगे इसको OP स्थिति सदिश। अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z की स्थिति क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है, जिसको अपन r वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे r वेक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा, अपन बोलेंगे कि वो कहाँ है, स्थिति सदिश है। अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है उसको अपन बार बार दिखाएंगे r वेक्टर से, जिसको बोलते हैं स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो दूरी होगी वो कहलाता है उसका परिमाण या मापांक, जिसको अपन r वेक्टर लगा के मापांक लगाएंगे, और वो दूरी होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और ये कैसे आई इसकी बात करते हैं अभी, देखिएगा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है P बिंदु के x y z, और O बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0 0। तो पहले तो अपन बात करते हैं इसके बीच की दूरी, अर्थात OP इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 क्या है, x माइनस 0 का स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, OP की दूरी, और जिसको अपन बात करते हैं OP वेक्टर, उसका मापांक। और यही क्या है, उसके बीच की दूरी, जिसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं, ये उसका सिंबल है, इसको बोलते हैं दूरी O से P बिंदु के बीच की। देखिएगा, अपन इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, इस दूरी को निकालना हो, ये मान लेते हैं अपने पास में x है, ये y है और ये z है। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये हम जानते हैं। ये अपना ओरिजिन है 0 0 0। यहाँ आपने कोई बिंदु लिया P जिसके निर्देशांक x y z, अर्थात x क्या है, x है जहाँ पे y और z समतल से इसकी लंबिक दूरी। इसी प्रकार y क्या है, y है x और z समतल से लंबिक दूरी, और इसी प्रकार z है यहाँ पर के x और y के लंबिक दूरी, ये क्या कहलाते हैं, x y z हैं। अब हमें ये निकालना है दूरी OP वेक्टर, जिसको अपन दूरी को निकालेंगे ऐसे करेंगे, इसको बोलते हैं मापांक, जिसकी अभी बात करते हैं अपन, जो क्या कहलाता है O से बीच की दूरी है, O से लेकर के P बिंदु के बीच की दूरी। अब भी पहले बात करते हैं इस तल में, XY तल में, अर्थात यहाँ से P बिंदु से यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, वो हो गया M। ये तीनों एक दूसरे के लंब हैं, ये XX है, ये YX है और ये ZX है, और ये तीनों X एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी हो जाएगी, ये X है तो ये X हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये Y हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया, एक समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया OMP। और समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं कि क्या होता है, ये दूरी आएगी OP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये कौन से तल में है, दो तल में है, यहाँ पे x और y तल में। अब बात करते हैं zx की। zx क्या है, इसके लंबवत है, अर्थात P बिंदु कहाँ है, P बिंदु यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर यहाँ पे P बिंदु है। तो यहाँ से ये भी बात करते हैं इसकी दूरी, तो यहाँ से zx से उस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हमें, वो क्या है, OP दूरी है। तो अभी अपन zx भी लेकर के बात करेंगे, तो इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास zx हो गया और यहाँ से इसके ऊपर लंब डालेंगे। ये देख, अब ये हमें O है, ये P है, ये दूरी निकालनी है।
और यहाँ पे ये जो आएगा ये z हो गया, और ये दूरी अपन लंब है वो निकाल चुके हैं अभी, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी निकाला हमने ये वाली दूरी, ये अपना देखो। अर्थात अब फिर अगेन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इसलिए OP इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसलिए OP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या आ गई, O से लेकर के अर्थात मूल बिंदु से इस बिंदु P जिसके निर्देशांक हमारे पास में है x y z, x क्या है, x है y और z समतल से इसकी लंबिक दूरी, इसी प्रकार y क्या है, y है x और z समतल से इसके बीच लंबिक दूरी, और z क्या है, z है x और y समतल से इसकी लंबिक दूरी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ये दूरी निकाल ली, r वेक्टर का मापांक किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो भी यहीं से आ रही है, और पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे बना करके वो भी यही आ रही है। तो दो बिंदु जो अपने पास मूल बिंदु और P बिंदु, जो मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति जिसको बोलते हैं OP वेक्टर या स्थिति सदिश OP स्थिति सदिश, और ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी है इसके मापांक के बराबर, अर्थात R वेक्टर का मापांक इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बार बार इसकी बात करेंगे स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर की, जब ये पूरे चैप्टर में इसमें भी और 3D में भी इस चीज़ की बार बार बात करेंगे, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। अब देखो अलग अलग होता है, मूल बिंदु के साथ A बिंदु हो गया, P हो गया और C हो गया, तो मूल बिंदु के सापेक्ष A बिंदु की स्थिति ये हो जाएगा OA स्थिति सदिश, इसी प्रकार ये OB स्थिति सदिश, और इसी प्रकार OC स्थिति सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष A बिंदु की स्थिति OA स्थिति सदिश, जिसको हमने A वेक्टर से नाम देते हैं। इसी प्रकार मूल बिंदु के सापेक्ष B बिंदु की स्थिति, इसको हम B वेक्टर, और इसी प्रकार ये C बिंदु की O बिंदु के सापेक्ष C बिंदु की स्थिति को प्रकट करना OC वेक्टर, जो कहते हैं OC स्थिति सदिश। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दिक् कोसाइन दिक् अनुपात की, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहीं से बात करते हैं इस स्थिति सदिश की, x के साथ में जो x ये स्थिति सदिश x के साथ में जो कोण बनाता है वो मान लेते हैं अल्फा कोण है धनात्मक दिशा में। इसी प्रकार ये जो स्थिति सदिश OP स्थिति सदिश है yx के साथ में जो कोण बनाता है वो मान लेते हैं बीटा है, और इसी प्रकार से OP स्थिति सदिश zx के साथ में जो कोण बनाता है उसको अपन मानते हैं गामा, और ये अल्फा बीटा गामा इनको तो बोलते हैं अपन दिशा कोण, और इन अल्फा बीटा गामा का कोसाइन मान ही क्या कहलाता है, दिक् कोसाइन कहलाता है। तो बात करते हैं दिक् कोसाइन की, देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी बात करते हैं दिशा कोण, अर्थात देखिएगा अभी बात कर चुके हैं अपन कि जो स्थिति सदिश है OP वेक्टर है वो x के साथ में धनात्मक दिशा के साथ में जो कोण बनाता है हम उसको बोलते हैं अल्फा। इसी प्रकार जो OP स्थिति सदिश yx के साथ में धनात्मक दिशा में, ध्यान रखना धनात्मक दिशा में जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं बीटा, और इसी प्रकार से OP स्थिति सदिश zx के साथ में धनात्मक दिशा से जो कोण बनाता है हम उसको बोलते हैं गामा, और ये अल्फा बीटा ये गामा ही क्या कहलाते हैं, दिशा कोण कहलाते हैं। अब ये दिशा कोण का कोसाइन मान, अर्थात अल्फा बीटा गामा का क्या है, ये दिशा कोण का कोसाइन मान ही क्या कहलाएगा, दिक् कोसाइन कहलाएगा, अर्थात कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये कहलाते हैं दिक् कोसाइन। बच्चों दिक् कोसाइन भी इस पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, और आगे अपन 3D पढ़ेंगे वहां पे भी एक रेखा के दिशा कोण दिक् कोसाइन दिक् अनुपात ये भी काम में आने वाला है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट समझ के इसके कॉन्सेप्ट को यहीं समझ लीजिए। क्या है दिशा, अर्थात जो OP वेक्टर है OP स्थिति सदिश है वो x के साथ में जो कोण बनाता है वो मान लेते हैं अपन अल्फा। इसी प्रकार yx के साथ में जो कोण बनाएगा हम उसको मानते हैं बीटा, और सेम इसी प्रकार से zx के साथ में जो कोण बनाएगा हम उसको मान लेते हैं गामा, और इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं दिशा कोण।
अब नाम से ही पता है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, अर्थात दिशा कोण का कोसाइन मान ही क्या कहलाता है, दिक कोसाइन कहलाता है। अर्थात हम बोल देते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या क्या कहते हैं, दिस कोसाइन। और अपन इन चीज को मानते हैं एल एम एन। यहां पे जब भी बात आएगी एल एम स्मॉल एन और स्मॉल एम, ये क्या कहलाते हैं, दिक कोसाइन, अर्थात डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो देखिएगा यहां पे देखो, ये अपने पास में 3D में है, बिंदु P लिया, जिस क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट x y z, x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये बात कर चुके हैं। तो यहां पे P बिंदु की O बिंदु के सापेक्ष स्थिति वो क्या कहलाएगा, OP वेक्टर, जिसको हमने नाम दिया था स्थिति सदिश। अब ये OP वेक्टर x के साथ में, y के साथ में और z के साथ में कोण बना रहा है, दिशा कोण, कोसाइन मान दिक कोसाइन। अब बात करते हैं, देखिएगा मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये अपना z है, ये z है, ये ओरिजिन है O, ये अपना बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट x y z है। तो देखिए यहां से O को P मिला, ये स्थिति सदिश हो गया OP R वेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्स वाई तल में, तो P बिंदु से एक लंब डाला हमने x पे, जो यहाँ पे मिलता है, मान लेते हैं M बिंदु पे। ये लंब क्या हो गया, लंब हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। और ये कोण कौन सा है, ये x के OP किसके साथ बना रहा है, OP स्थिति सदिश x के साथ जो कोण है उसको हम बोलते हैं अल्फा, ये अल्फा। अब देखो त्रिकोणमिति से हम जानते हैं यहाँ पे कोस अल्फा, थीटा क्या है, अल्फा है, तो कोस अल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। अब इस डायग्राम में देखते हैं त्रिभुज OPM में, OPM में आधार क्या है, आधार अपने पास में है OM, इसलिए कोस अल्फा इक्वल टू OM। और कर्ण क्या है, कर्ण अपने पास में OP, OP ये दूरी है, OM ये दूरी है, ये वेक्टर है यार, हमें इसका परिमाण लेना है, अर्थात इसका मापांक लेना है, दूरी लेनी है R वेक्टर का मापांक। अब कई बार किताब में इसको स्मॉल r से भी दिखाएगा, अर्थात वो भी यही चीज़ है, ये मापांक की है और ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ दिखाएगा, इस r लिखेगा, इसका मतलब अपन समझेंगे कि ये O से P के बीच की लंबाई है, दूरी है, ये लिखें एक ही बात है। इसलिए कोस अल्फा इक्वल टू OM ये x पे ये दूरी क्या है, x है, इस बिंदु की निर्देश x है, और ये क्या है, y है, और ये कर्ण हमने लिया, इसकी दूरी क्या है, ये r वेक्टर का मापांक या r भी लिखा देते हैं। तो OM की जगह तो अपन लिख देंगे x और इसकी जगह अपन लिखते हैं r। और कोस अल्फा को अभी देखिए, यहाँ पे हमने कोस अल्फा को हमने माना था L माना था, तो इसके बराबर अपन मान लेते हैं L, क्योंकि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को L M N अपन मानते हैं। इसलिए L इक्वल टू x अपॉन R। तो यहां से हमें x बराबर L R प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर अपन कोस बीटा निकालेंगे तो कोस बीटा हमारे पास प्राप्त होगा y अपॉन R, और कोस बीटा क्या है, m है, तो m इक्वल टू y अपॉन R। तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा y इक्वल टू एम आर। और इसी प्रकार कोस गामा, गामा क्या है, जेड के साथ में कोण, कोस क्या है, उसका दिशा कोण है, उसका कोसाइन मान ही क्या कहलाता है, दिक कोसाइन। अर्थात यहाँ से अपन बात करेंगे तो जेड अपॉन आर होगा। इसको क्या नाम दिया था, एन, इसलिए एन इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो यहाँ से जेड इक्वल टू एन आर प्राप्त हो गया। तो जो पी बिंदु के निर्देशांक थे, पी बिंदु के निर्देशांक
वो हमने माने थे एक्स वाई जेड। अब हमारे पास प्राप्त हो गए एक्स की जगह एल आर, इसी प्रकार एम वाई का एम आर और इसी प्रकार एन आर। तो ये नए निर्देशांक प्राप्त हो गए, जहाँ पे एल क्या है हमें पता है, एम क्या है हमें पता है, आर क्या है हमें पता है। अब यहाँ पे देखो एल आर, एम आर, एन आर, ये क्या है, इसके निर्देशांक हो गए। अब देखिएगा ये क्या है, ये है अपने पास दिक कोसाइन, और ये कोई दूरी है अर्थात वास्तविक संख्या है। यहाँ पे ये भी क्या है, दिक कोसाइन है। यहाँ पे एन क्या है, दिक कोसाइन है। और ये आर क्या है, एक परिमाण है, कोई वास्तविक संख्या है। तो देखिएगा, तो दिक कोसाइन के समानुपाती संख्या, सबके साथ समानुपाती संख्या सेम हो रही है, तो दिक कोसाइन के समानुपाती संख्या, दिक कोसाइन, आर क्या है, कुछ भी हो सकता है, 2 है, आर समान 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दिक कोसाइन के समानुपाती संख्या को हम दिक अनुपात कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात देखिएगा एल आर हो गया, एक एम आर था और एक एन आर था, तो दिक कोसाइन के समानुपाती संख्या ही क्या है, दिक अनुपात है। और दिक अनुपात को अपन मानते हैं ए बी सी से, दिक अनुपात को ए बी सी से मानते हैं। और दिक कोसाइन को एल एम एन, ये बार बार काम में आने वाला, इसको यहीं पे समझ लीजिएगा। अर्थात यहां से किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर मान लेते हैं, ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, और ये क्या है, दिक अनुपात है। तो ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। पहले आया दिशा कोण, दिशा कोण, उसके बाद में आया दिक कोसाइन, और उसके बाद में आया दिक अनुपात। दिशा कोण, यहां पे जो स्थिति सदिश ओ ए, ओ पी, ओ सी या ओ पी, जो भी स्थिति सदिश है, वो एक्स एक्स के साथ में जो कोण बनाएगा उसको बोलते हैं अल्फा, वाई एक्स के साथ में जो कोण बनाएगा बीटा, और जेड एक्स के साथ में कोण बनाएगा गामा। ये है दिशा कोण। और दिशा कोण का कोसाइन मान क्या कहलाता है, दिक अनुपात। तो ये है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या कहलाते हैं, दिक कोसाइन, जिनको अपन एल एम एन नाम देते हैं। और दिक कोसाइन के समानुपाती संख्या अर्थात एल आर, कैसे आया, बात कर लिया, अर्थात एम आर अर्थात एन आर, ये क्या कहलाते हैं, दिक अनुपात, जिनको हमने नाम दिया ए बी सी। तो स्थिति सदिश, कौन सा स्थिति सदिश, ओपी, ओपी स्थिति सदिश की बात करते हैं, उसके दिशा कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा। ओपी स्थिति सदिश कोसाइन मान क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा गामा। तो ये अपना ओपी स्थिति सदिश होगा, ये ओ है, ये पी है, ओ इसका प्रारंभिक बिंदु, पी इसका अंतिम बिंदु, ये बी इसकी दूरी, ये आर वेक्टर का परिमाप। अब देखिएगा, और यहाँ पे ये है आर, इसको दिखाते हैं आर वेक्टर से। तो ये एक्स एक्स के साथ में कोण, वाई एक्स के साथ में कोण, जेड एक्स के साथ में कोण, और इस रेखा या इस सदिश के क्या होते हैं, दिक कोसाइन एल एम एन है, और इसके दिक अनुपात ए बी सी है। तो रेखा के बात करें या सदिश के बात करें कि किसी रेखा के दिक अनुपात दिक कोसाइन, तो अपन यहाँ से बात करेंगे उसके स्थिति सदिश में, अर्थात एक्स एक्स वाई एक्स के साथ में कोण, फिर कोसाइन मान, और उसका एल आर एम आर एन आर अर्थात ए बी सी दिक अनुपात होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो इस प्रकार से हम पढ़ लेते हैं दिशा कोण, दिक कोसाइन, दिक अनुपात। इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, इस 10th में भी
और उसके बाद में जब 3D पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, वहाँ पे भी ये काम में आने वाली बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरह से इसको समझिएगा, दिशा कोण, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। ठीक है, अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार। देखिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स, सदिश के प्रकार। तो अपन पहले बात करते हैं शून्य सदिश। देखिएगा, नाम से ही पता है जीरो, शून्य, तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थात उनके बीच की दूरी नहीं होती है, जीरो के जीरो हो, या बोल देंगे उनका मापांक किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तो अपन बोलेंगे उसको शून्य सदिश, नल सदिश बोलते हैं, जीरो सदिश भी कहते हैं। देखिएगा, ये अपने पास में एक बिंदु है जिसका प्रारंभिक बिंदु भी क्या है, ये ए ही है, और इसका अंतिम बिंदु भी क्या है, ये ए ही है। या इसको बी माने तो प्रारंभिक भी बी है और अंतिम भी बी है, और वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। या इसको दिखाएंगे तो जीरो लिख के उसके ऊपर सदिश लगा देंगे, ये क्या है, शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर है। जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु संपाती हो, एक ही हो, सदिश पढ़े थे, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ये इसका अंतिम बिंदु था, ये उसकी दिशा थी जिसको हमने डिनोट किया था ए बी वेक्टर से, जिसके अंदर दो चीज़ें थी, एक उसका परिमाण था और दूसरी उसकी दिशा थी, जिसको अपन एन कैप से, ए बी कैप से दिखाते हैं। इसकी बात अपन करेंगे अभी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु अर्थात ए बी वही हो और बी बी वही हो, अर्थात ए हो गया, और इसके बीच की दूरी क्या है, जीरो है, तो इसलिए इसको जीरो वेक्टर से दिखाएंगे। और ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी दिशा, क्योंकि इसका परिमाण तो क्या हो गया, परिमाण अपने पास में हो गया जीरो। अब इसकी बात करते हैं दिशा की। तो देखिए, ये बिंदु है, इसकी दिशा इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से, ये बिंदु यहाँ पे एक छोटा सा, तो दिशा इसकी अनंत है चारों तरफ से, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, अनंत होगी। इसकी दिशा फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित। और अनिश्चित क्यों है ये बता कर लिया, क्योंकि एक बिंदु से दूसरी बिंदु होगा तब तो अपन बोलेंगे या तो इधर होगा या इधर होगा। यहाँ पे तो बिंदु एक ही है, तो यहाँ से इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऐसे कहीं से भी आ सकता है ये, तो इसकी अनंत इसकी दिशा होगी, अर्थात अपन बात करेंगे इसकी दिशा क्या है, अनिश्चित है। अब इसकी बात यहाँ से कर लेते हैं। एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, बात हो गई हमारी, शून्य सदिश कहलाता है। इसको अपन जीरो वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं, यह बात कर ली। शून्य सदिश का कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं होता, ये भी अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि इसका परिमाण शून्य होता है। इसका परिमाण तो क्या होगा, ए बी, अर्थात दोनों एक ही है, तो ए बी वेक्टर का परिमाण जीरो के बराबर है, ये अपन समझ चुके हैं। अथवा विकल्प, इसको कोई भी दिशा धारण किए हुए माना जा सकता है, क्योंकि ये दिशा इधर से भी हो, ये बिंदु है, इसकी दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, चारों तरफ से हो सकती है इसकी दिशा, इसलिए दिशा निश्चित नहीं होती है। इसलिए इसको कहते हैं अनिश्चित दिशा होती है, जिसको अपन ए वेक्टर, बी वेक्टर या शून्य सदिश के रूप में दर्शाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन शून्य सदिश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं मात्रक सदिश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। देखिएगा, पहले इसको बात करते हैं कि एक अपने पास में सदिश है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये एक सदिश है जिसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी वेक्टर, जिसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या है, परिमाण है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण, और एक दिशा है जिसको अपन ए कैप से दिखाते हैं। ये दिखाएगा उसको परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, और ये दिखाता है इस वेक्टर की दिशा, कि उसकी दिशा किस साइड में है, दिशा को दिखाता है। और ये दोनों मिलके ही क्या बनते हैं, ये दोनों मिलके ही हमारे पास में सदिश बनता है, वेक्टर बनता है, जिसको अपन ए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ए बी वेक्टर से जानते हैं।
जिसकी दिशा इधर है और ये उसकी ए से बी की लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये परिमाण और ये दिशा और ये इसके बीच का परिमाण। अब बात करते हैं मात्रक सदिश की, या इकाई सदिश भी बोलते हैं इसको कई बार। तो यहां से तो बात समझ में आती है, इकाई मतलब एक। तो ऐसे सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसको बोलते हैं मात्रक सदिश या इकाई सदिश। अर्थात ए से बी की दूरी कितनी हो, एक इकाई हो, तो अपन उसको बोलते हैं मात्रक सदिश, और दिशा इसकी होगी ये। तो अभी देखिए, तो मात्रक सदिश निकालना है हमें, तो मात्रक सदिश यहां से हमें ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप, ऐसे इसको पढ़ते हैं ए कैप। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ए कैप, जो क्या दिखाएगा, दिशा को। तो यहां से ये एक है परिमाण, तो ए कैप का मान, ए कैप इक्वल टू यहां से ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, ये दिखाता है उसकी मात्रक सदिश को। मात्रक सदिश, या इसको बोलते हैं अपन इकाई सदिश। तो जब भी मात्रक सदिश की बात आएंगे तो वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, ये क्या कहलाएगा, ए कैप। और ए कैप क्या होता है, मात्रक सदिश। तो देखिए, अभी अगर अपने बात करें इसके कि एक्स एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स में ए है, एक्स एक्स की डायरेक्शन में ए सदिश है, और वाई एक्स की डायरेक्शन में बी सदिश है, और जेड एक्स की डायरेक्शन में सी सदिश है। तो एक्स एक्स की डायरेक्शन का मात्रक सदिश ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। इसी प्रकार बी वेक्टर की साइड में, अर्थात वाई एक्स पे होगा, ये वाई एक्स पे है, ये एक्स एक्स पे है, और ये वेक्टर है जेड एक्स पे मान लेते हैं। तो बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण, और इसी प्रकार से सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का परिमाण। तो मात्रक सदिश पूछता है तो ये फॉर्मूला निकाल करके अपन निकालेंगे उसका मात्रक सदिश, जो भी सदिश दिया होगा उसका मात्रक सदिश ऐसे निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर, एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई हो। परिमाण बोले तो ए वेक्टर का परिमाण किसके बराबर हो, एक के बराबर हो, अर्थात उसकी लंबाई या उसका मैग्नीट्यूड एक हो, मात्रक सदिश कहलाती है। किसी दिए हुए सदिश, ए सदिश अपन बात कर ले चुके हैं, ए सदिश की, ये ए सदिश की दिशा में मात्रक सदिश को ए कैप, ये बात कर सकते हैं अभी कि उसका परिणाम होता है, उसमें दिशा होती है, जिसको अपन इसका क्या कहते हैं, मात्रक सदिश के रूप में दर्शाते हैं। और इसको निकालने का क्या है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, ऐसे अपन उसको निकाल लेते हैं, उसकी दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सह-आदिम सदिश। देखिएगा, सह-आदिम सदिश क्या होता है, सह-आदिम सदिश दो अथवा अधिक सदिश जो एक ही बिंदु से निकलते हो, इस प्रकार के सदिशों को अपन बोलते हैं सह-आदिम सदिश। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, यहाँ से ये वेक्टर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहाँ पे वेक्टर गया सी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर गया अपने पास में ए वेक्टर, और इस साइड में कोई वेक्टर गया, मान लेते हैं बी वेक्टर। तो इस बिंदु से ये सारे क्या निकले, यहाँ से ये निकला, इधर से ये गया है वेक्टर, इधर से ये वेक्टर गया है, तो ये बिंदु कौन सा कहलाएगा, सह-आदिम, सह-आदिम सदिश। तो प्रश्नावली 10.1 में हमें डायग्राम देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा सह-आदिम सदिश है और कौन कौन सा सह-आदिम नहीं है। तो हमें इस प्रकार से पता करना है कि एक ही बिंदु से निकलने वाले सदिश, दो अथवा दो से अधिक सदिश जो एक ही बिंदु से निकलते हो, इस प्रकार के सदिशों को अपन क्या कहते हैं, सह-आदिम सदिश कहते हैं। अर्थात ए वेक्टर
बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, सह-आदिम वेक्टर है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, अपन भी बात कर चुके हैं, एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, सह-आदिम सदिश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं संरेख सदिश। ये भी बार बार प्रूव करवाएगा कि ये संरेख है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से अगर हमें समझ में आ गया तो चैप्टर 10 में और इससे आगे वाला चैप्टर 11 3D उसमें भी कहीं समस्या नहीं आने वाली। देखिए, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो इस प्रकार के सदिश को क्या कहते हैं, संरेख सदिश। देखिए, ऐसे समझिए, मान लेते हैं अपने पास में एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं ये इस प्रकार का एक वेक्टर है, यहाँ से ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो दो अथवा दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो इस प्रकार के सदिश को क्या कहते हैं, संरेख। तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या है, समानांतर है। ये भी समानांतर है, समानांतर के लिए है उसका परिमाण बराबर होना चाहिए। दिशा क्या हो सकती है, दिशा उसकी विपरीत हो सकती है, पर इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 180 डिग्री का, या 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या है, दोनों दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। 80 डिग्री का प्रति समानांतर होगा, पर ये भी समानांतर है। तो इस प्रकार से अपन बता देंगे कि ए बी सी ये क्या है, समानांतर है या संरेख है। वैसे इसका नाम से ही पता है कि एक ही रेखा पर हो तो इस प्रकार के सदिश को भी क्या कहते हैं, संरेख सदिश। पर यहाँ पे क्या है, दो अथवा दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो इस प्रकार के सदिश को अपन बोलते हैं संरेख सदिश। देखिए, उसके बाद में बात करते हैं अपन समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो देखिएगा, इक्वल वेक्टर के लिए तीन चीज होनी चाहिए। पहली चीज, उसका परिमाण बराबर होना चाहिए। दूसरा, उसकी दिशा भी सेम होनी चाहिए। और तीसरी होती है उसके अंदर कि एक ही बिंदु से गुजरे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, अलग अलग बिंदु से भी हो पर उनका परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर हो, उसकी दिशा बराबर हो। अर्थात अपन बात करते हैं, ये मान लो एक, ये ए, ये बी, और इसी प्रकार से एक वेक्टर है ये सी और ये डी। तो ये दोनों क्या है, समान हो सकते हैं, पर क्या है, अलग अलग बिंदु से होंगे, इसका परिमाण और इसका परिमाण बराबर है। इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो इनकी दिशा समान हो और इसका परिमाण समान हो। और तीसरी चीज क्या है कि एक ही बिंदु से गुजरे, ऐसी कोई कंडीशन आवश्यकता नहीं है। ये अलग जैसे आपके सामने अपन बात कर चुके हैं, या अपन इसको बोलते हैं उसका आधार भी, या अपन उसका सपोर्ट, आधार भी क्या हो, समान हो। अब आधार क्या होता है, ये आधार यहाँ पे देखिए, अभी हमने बात की थी एल लंबाई की एक रेखा की, और फिर हमने उसको कंडीशन दिया ए से बी तक, फिर उसकी दिशा देखी, इसकी डायरेक्शन इधर है। अर्थात ये लंबाई है, ए बी वेक्टर का आधार क्या कहलाएगा, ए पी वेक्टर का आधार होगा एल। तो आधार इसको बोलते हैं कि ए बी वेक्टर है, कौन सा है ये, ए बी वेक्टर किसके ऊपर है, एल लंबाई की रेखा है, एल लंबाई का दिष्ट खंड है, उसके ऊपर ये हमने ए बी वेक्टर लिया है, दिष्ट रेखा खंड, वो किसके ऊपर है, ए बी वेक्टर, आधार किसका है, एल के ऊपर है। तो आधार, दिशा और परिमाण ये क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो अपन बोलेंगे समान वेक्टर। परंतु तीसरी चीज आवश्यकता क्या है कि जरूरी नहीं कि तीनों एक या दो बिंदु हो जो एक ही बिंदु से जाएं। अर्थात यहाँ पे देखो, ए से नहीं जा रहा है, ये सी से जा रहा है, इसका परिमाण क्या है, मान लेते हैं 2 है, इसका परिमाण क्या है, 2 है, तो ये बात सही होगी। दूसरा, दिशा, इसकी डायरेक्शन अप है, इसकी डायरेक्शन अप है, ये बात भी सही होगी। तीसरा, उसका आधार, आधार मतलब ये एक ही रेखा के ऊपर है, इसका ये मान रेखा कौन सी है, एल है, तो इसके ऊपर ये सी डी है, इसके ऊपर ये ए बी है, तो ये आधार हो गया। तो ऐसे अपन बातें करेंगे कि जिसका परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो, तो इस प्रकार के सदिशों को क्या कहते हैं अपन, इक्वल वेक्टर, समान वेक्टर। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के लिए ये सारी कंडीशन बराबर हो रही है, तो अपन लिख देंगे उसको ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर में क्या क्या है, ए वेक्टर का परिमाण और उसका कैप अर्थात दिशा,
इसी प्रकार इसमें क्या है, इसका परिमाण और इसकी दिशा, अर्थात इसका परिमाण भी क्या हो, बराबर हो, बात कर चुके हैं यहाँ पे। जिसकी दिशा क्या हो, बराबर हो, बात कर चुके हैं। और आधार क्या हो, आधार समान हो, एक ही हो, वो भी अपन बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार के सदिश को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर, समान सदिश कहते हैं। तो ये आपसे अपन बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ऋणात्मक सदिश की। देखिए नेगेटिव वेक्टर, इसको समझिएगा ऐसे, ये कोई लंबाई है L, रेखा L लंबाई की रेखा है, रेखा L लंबाई की, जिसको हमने कंडीशन दे दिया A से B तक, A B, और ये उसकी दिशा है L लंबाई की, इधर से इधर जा रहा है। ये हमने उसको प्रतिबंध दे दिया, कहाँ से कहाँ तक है, A से B, ये उसका प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, और ये दिशा। तो इसको अपन लिखेंगे AB वेक्टर, या अपन लिख सकते हैं A वेक्टर। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसका परिमाण है AB वेक्टर का परिमाण, और उसकी दिशा है AB कैप। अब बात करते हैं यहाँ पे इसी चीज़ को ऐसे, ये L लंबाई वही रेखा है L लंबाई की, यहाँ पे A से B है। अब की बार इसकी दिशा क्या हो गई, यहाँ कर दी, अर्थात यहाँ पे देखिए परिमाण तो वही है, ये है। अब कहाँ से बात करेंगे, BA वेक्टर की बात करेंगे। अभी कहाँ से, ये क्या दिखाता है, B से A, दिशा को दिखा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, तीर का निशान B से A की तरफ है तो B के A की तरफ, यहाँ तीर का निशान दिखा रहा है A से B की तरफ है, अर्थात वो दिशा को है, ये परिमाण है। ये दिशा कहाँ दिखा रही है, A से B, यहाँ दिशा दिखा रही है B से A, इज इक्वल टू ये इसका परिमाण BA और ये इसकी दिशा BA कैप। अपन मानते हैं कि ये दो दूरी है, ये दूरी दोनों सेम है, अर्थात अंतर किस चीज का है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, अर्थात इसको बोल लेते हैं अपन, इसका भी परिमाण क्या है, A वेक्टर का परिमाण ही है, और यहाँ पे भी A वेक्टर का परिमाण है। ये दिशा है A कैप, और यहाँ पे दिशा क्या है, ये मान लेते हैं A कैप ही है, परंतु कौन सी है, विपरीत है, इसलिए माइनस लगाया। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि AB वेक्टर इक्वल टू माइनस BA वेक्टर, या BA वेक्टर इक्वल टू माइनस AB वेक्टर। तो इस प्रकार के सदिशों को बोलते हैं ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। देखिए एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश मान लीजिए AB वेक्टर के समान है, बात की आप ये, परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिश की दिशा के विपरीत है, बात की, दिए हुए सदिश की विपरीत है, तो दिए हुए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है, अर्थात इस सदिश का वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। उदाहरण के लिए BA सदिश, अर्थात इसकी दिशा क्या है, B से A, और AB सदिश, इसकी दिशा क्या है, A से B। ये तीर का निशान दिशा को दिखाता है, ये दिशा को दिखाता है, अर्थात यहाँ पे B से A की तरफ जाना है, और A से B का होगा तो AB, और B के तरफ दिखेंगे तो BA सदिश पढ़ेंगे, अर्थात दिशा विपरीत है। तो BA सदिश AB सदिश का ऋणात्मक कहलाता है, ये BA सदिश इसका ऋणात्मक कहलाता है, और इसको बराबर इसके लिख सकते हैं, वो अपन बात कर चुके हैं, यहाँ पे इसके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये चीज़ पढ़ी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, इन कॉन्सेप्ट को हमें यहीं अच्छी तरह से समझना है कि दिशा क्या होती है, परिमाण क्या होता है, सदिश के प्रकार क्या होते हैं, ऋणात्मक सदिश कौन सा होता है, समान सदिश कौन सा होता है, दिष्ट रेखाखंड क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाती है तो आगे के चैप्टर में, अर्थात हमें जो क्वेश्चंस करते हैं प्रश्नावली 10 और उसके आगे वाली 3D 11 प्रश्नावली, इन दोनों में इनका महत्व है, तो इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 के उदाहरणों को समझेंगे जो कि इसी पर आधारित है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।